welcome to Let's Make GSEG. I am Kajal Upadhyay. Hope you all are good. So previously we have studied about the schedules of Indian Constitution, and schedules were the important part of Indian Constitution, or are the important part of Indian Constitution. So today we will be discussing about the first part of the Indian Constitution. As I earlier I told you, there are 22 parts. At present there are 25 parts which are added to those 22 part, right? So part 1, that is यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो हमारे उस टाइम के 395 आर्टिकल और अभी अप्रोक्स 448 आर्टिकल्स किस तरह से पार्ट्स में क्या है डिवाइड हुए हैं। और पहला जो पार्ट है उसमें आता है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, यानी आर्टिकल 1 टू 4। और जैसा कि इसके नाम में छिपा है यूनियन और इट्स टेरिटरीज, मतलब क्या हुआ इसका कि हमारा यूनियन कैसा होगा और उसकी टेरिटरीज कैसी होंगी, ठीक है। उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी फिजिकल कंडीशन, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी होगी, उसको कौन डिस्क्राइब करता है? आर्टिकल 1 नहीं, सॉरी, पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 इस चीज को डिस्क्राइब करता है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, 5 to 11 आर्टिकल होंगे उसमें जो सिटीजनशिप होगा। उसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें 12 से 35 तक आर्टिकल होंगे, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। स्पेशली यू विल रीड फंडामेंटल राइट्स इन दैट आर्टिकल्स। ओके, सो नाउ we are actually starting the first part of the Indian Constitution. So you can say that अभी तक तो इसका प्रीफेस चल रहा था, ठीक है। एक्चुअली जो आर्टिकल वाइज इसको स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग इट बाय टुडे। ओके, सो लेट्स बिगिन। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब देखिए, पहले ही लाइन में मैंने लिखा है, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से, ठीक है। मैंने नहीं, मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आई एम नो वन टू राइट दैट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। सी, इंडिया दैट इज भारत, राइट, दोनों नाम लिए हुए हैं। इंडिया दैट इज भारत, विच मीन्स इंडिया भी है और भारत भी है। एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग डिफाइन करती है, ठीक है। Now you can say Bharat that is India also because our government is trying to make, मतलब बिल भी लेके आई है कि इंडिया को क्या कर दिया जाए, भारत कर दिया जाए और ये सारी चीजें। लेकिन एट दैट टाइम इन आवर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, इंडिया दैट इज भारत। एक्चुअली ये दोनों टर्म जो है ना अपने आप में कंट्रोवर्शियल थी उस टाइम पे। कुछ ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कुछ लोगों ने बोला कि भारत नाम रखेंगे, कुछ लोगों ने बोला इंडिया। और ये कौन है? यूनियन, भाई यही है ये यूनियन, भारत, इंडिया, ठीक है। दैट मीन्स आवर कंट्री, ठीक है। तो आपसी जो सहमति बनी, क्योंकि हमारा इतिहास किससे जुड़ा है? भारत से। और एक्चुअली अंग्रेज किस नाम से जानते थे? इंडिया। इसका थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में। इंडिया भी पुरानी ही देन है। ग्रीक्स आए थे इंडिया में, ठीक है। तो सिंधु नदी है, दैट इज इंडस रिवर। इंडस रिवर के पास जो सिविलाइजेशन है उसको क्या बोला गया? इंडिया, ठीक है। इंडस रिवर की वजह से ही इसको क्या बोला गया? इंडिया। द वर्ड इंडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडस रिवर, इंडस वर्ड, ठीक है। तो दैट इज इंडिया। अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन का मतलब होता है नागरिक, ठीक है। अब आपको लगेगा इंडियन तो हम सिर्फ इंडिया के नागरिक है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका के कंटेक्स्ट में भी अगर सिटीजन को बोला जाएगा तो वहां नागरिक बोल सकते हैं, पर ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। ये बहुत यूनिक चीज है आपके लिए, क्योंकि ये मेरे एकेडमिकल बैकग्राउंड से मैंने आपको बताई है, यहाँ पे इसका लेना देना नहीं है। चलते हैं आगे। तो इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट rather than federation of state. What it means? Look, देखो, what is the difference between union and federation? मैंने आपको पहले भी बार बार बताया है, कई बार बताया है। यूनियन गवर्नमेंट जो है, नो डाउट दोनों में ही पावर जो है किसके हाथ में ज्यादा रहती है?
सेंटर के हाथ में रहती है। लेकिन यूनियन और फेडरेशन में एक बहुत बड़ा अंतर है। यूनियन में क्या है, क्या क्या सिंबल बताया था, क्या क्या पहचान बताई थी यूनियन होने की? एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे देश पे इंप्लीमेंट होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ना कि स्टेट्स के अलग अलग है ना, ठीक है, एक ही। फेडरेशन में स्टेट कैन ऑल्सो मेक देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट फ्रॉम दी फ्रॉम अ नेशनल और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। हालांकि इसका एक्सेप्शन था आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब उसको क्या किया जा चुका है, वो तो कब का क्या कर दिया है, एबोलिश कर दिया है, ठीक है। तो पहला ही साइन ही हो गया। अब बोले यूनियन ऑफ द स्टेट, जब अमेरिकी फेडरेशन बनी थी, आई थिंक जब बना था, अमेरिकी रेवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम 23 स्टेट्स थे, आज 48 के अराउंड, नॉट 48, इट्स 58, अलास्का एंड वन मोर ऑल्सो, ठीक है। तो 50 स्टेट्स जो है अराउंड यूएस में है, ठीक है। उनके साथ यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। आप रूल करो, मतलब जो रूल, नॉट ओनली रूल, सॉरी आई एम यूजिंग रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, आप ठीक है अपना लॉज बनाओ, चीजें बनाओ, ठीक है, बट यू विल बी पार्ट ऑफ क्या, यूएसए, यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या है, जो फेडरेशन है, यानी जो सेंटर गवर्नमेंट है, उस स्टेट की पर्टिकुलर या किसी स्टेट की सीमा को ना तो बढ़ा सकती है ना घटा सकती है, विदाउट द परमिटिंग ऑफ, विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ स्टेट। जबकि हमारा संविधान ऐसा कुछ नहीं बोल सकता। हमारे यहाँ क्या है कि सेंटर गवर्नमेंट क्या है, स्टेट की सीमा को घटा बढ़ा सकती है। यूनियन हो गया, इसलिए ये फेडरेशन, तो कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है हमारा, जैसा कि उनका है कि भाई हम तुम्हारी भौगोलिक चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे बिना तुम्हारी मर्जी के। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ सेंटर ऐसा कर सकता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है, ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए, तो यूनियन शब्द का मतलब बता देते हैं, इसके अपोजिट फेडरेशन हो जाएगा, ठीक है। कि फेडरेशन, देखो फेडरल तो है हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, वो नेचर में कैसा है, फेडरल। फेडरल किसको कहते हैं, एक सेंटर और उसके अधीन क्या, बहुत सारे स्टेट, ठीक है। लेकिन प्योरली वी डिडंट यूज द टर्म फेडरल, वी हैव यूज द टर्म यूनियन, ठीक है। बिकॉज सुप्रीमेसी यहाँ पे किसकी है, यूनियन की सुप्रीमेसी है, मतलब मोस्ट ऑफ द मैटर्स में, ठीक है। चाहे आप इमरजेंसी देख लो, चाहे कुछ, जब बात आती है तो फटक से क्या करते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं, है ना। तो नो एग्रीमेंट विद स्टेट, यूनियन का क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो अब क्या है, इसके अपोजिट फेडरेशन में क्या होगा, स्टेट के साथ में पर्टिकुलर कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है सेंटर ने, ठीक है। अब बात करते हैं, स्टेट हैव नो राइट टू सीसीट, ठीक है। यहाँ पे स्टेट को राइट है कि अपना, अगर स्टेट की खुद की परमिशन हो तो वो बढ़ा घटा सकते हैं। मान लो दो स्टेट है, दो स्टेट आपस में बाउंड्री मिली हुई है, अमेरिका की बात करते हैं हम, अमेरिका की, ठीक है। और उसने बोला कि मेरे को थोड़ी सीमा दे दो, तुम कम कर लो। अगर उन दोनों स्टेट की सहमति है तो वो ऐसा कर सकते हैं। अप्रूवल तो चाहिएगा सेंटर से, बट सेंटर उनसे पहले अप्रूवल लेगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि अगर मान लो, लाइक अभी जम्मू कश्मीर का क्या हुआ है, दो पर्टिकुलर यूटीज में फॉर्मेशन हुआ है, लास्ट यही एग्जांपल है यूटीज का। पहले वो पर्टिकुलर क्या था, एक स्टेट था, अभी क्या बन चुका है, दो यूटीज बन चुके हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो क्या जम्मू कश्मीर सरकार इसकी सहमति देती, कभी नहीं देती। तो विच शोज क्या, कि सुप्रीमेसी किसकी है, सेंटर की, यूनियन, ठीक है। इट इज, मतलब सारे सारे स्टेट जो फॉर्म हुए हैं उनके उनके कंटेक्स्ट में सारे अपने अपने यूनिक एग्जाम्पल, ठीक है। इसका हालांकि एक एक्सेप्शन भी है, आधी क्लास छोड़ के बीच में नहीं जाने का रे बाबा, वो एक्सेप्शन जो है वहां तक पहुंचने का, ठीक है, वहां तक जाना है, वहां तक पढ़िएगा, सॉरी, तो बीच में नहीं छोड़ना है, इसका एक्सेप्शन भी है। कुछ केसेस में क्या है,
गवर्नमेंट को एक मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस से होके भी गुजरना पड़ता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। और आज मैं बताने वाली हूँ एक नॉर्मल अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या अंतर होता है। इस पार्ट से अच्छा हम उसको नहीं समझ पाएंगे। अब आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के बारे में बता रहे हो तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे ना, पार्ट फर्स्ट में ऐसा नहीं है। ठीक है, चलते हैं। So, Article 1, data definition: India, that is Bharat, as a union of state rather than federation of state. इसका मतलब आप लोगों को बखूबी समझ आया होगा, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, कि हम राज्यों का एक क्या है, संघ है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब और क्या क्या स्पेशलिटी है इसमें? आर्टिकल 1 स्पेशली बताता है कि नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री इंडिया और भारत, आर्टिकल 1 में बताया। टाइप ऑफ पॉलिटी, अब ये क्या है रे बाबा? टाइप ऑफ पॉलिटी मीन्स यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, नॉट द फेडरेशन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है इसके नेचर को, आर्टिकल 1। ठीक है, हमारी कंट्री के नेचर को, हमारी कंट्री के नाम को और उसकी पॉलिटी जो है उसके नेचर को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको क्या है, सब डिवाइड किया गया, कुछ क्लासिफिकेशन है आर्टिकल 1 के, उनको पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यानी कि राज्यों की बात हो रही है। राज्यों की कितनी टेरिटरी होगी, कितनी मतलब जगह होगी, बेसिकली कितनी ज्योग्राफिकल एरिया होगा, कितना फिजिकल एरिया होगा उसका, दैट इज सेम आर्टिकल 1 का जो पहला क्लॉज है वो। ठीक है, क्लॉज नहीं बोलेंगे इसको, क्लासिफिकेशन एक तरह से। ठीक है, पॉइंट में बोला गया। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, यानी कि राज्य जो है, भारत में अभी कितने राज्य हैं? 28। ठीक है, 28। जब तेलंगाना बना था 29 हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर बाद में टूट गया ना, तो स्टेट तो 28 हो गए, है ना। 28 स्टेट, उनकी जो टेरिटरीज है, या पहले जितने भी रहे हैं उनकी जो टेरिटरीज है, वो तो कभी भी हो सकता है कि 28 से 30 हो जाए या 28 से 25 हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनकी टेरिटरीज को कौन डिफाइन करता है? आर्टिकल 1 का पार्ट, आर्टिकल 1 का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, या क्लॉज 1 बोल सकते हैं, वैसे तो सब क्लॉज नहीं बोलेंगे इसको, बट क्लासिफिकेशन इनका इसी तरह से किया गया है सब क्लॉजेस के अंदर। ठीक है, सेकंड जो है यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, सॉरी इट्स पुदुचेरी, नाम चेंज हुआ है। ठीक है, पुदुचेरी। ठीक है, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, प्रीवियसली क्या था? लक्षद्वीप। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब, एंड ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी टेरिटरीज हैं जिनको कौन डिफाइन करता है? क्लॉज बी। ठीक है, अब बात करते हैं क्लॉज 3 की। टेरिटरीज में एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, कोई भी टेरिटरी जो भारत सरकार, देखो स्टेट में कोई भी बदलाव होगा सब क्लोज 1 में डालेंगे, यूटी में कोई भी चेंज होगा, नाम बनता है, सीमा बनती है, ये बनता है, वो बनती है, कोई नहीं यूटी बनती है। जैसे दादरा दादरा नगर हवेली और दमन दीव को क्या किया गया? मर्ज किया गया है। और नहीं तो इसमें रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं 2-3। ठीक है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना गया? क्या बनाया? टेरी। अच्छा, अगर जम्मू और कश्मीर को टेरिटरी बनाया गया है तो इनमें से कौन से क्लॉज में अमेंडमेंट होगा? फर्स्ट में नहीं होगा, स्टेट भी तो टूटा है, दोनों में होगा। ठीक है, दोनों में चेंजेस होंगे, तो इस चीज को कंसर्न में रखना है आपको कि क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो यूपीएससी ने बोला कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया गया है तो कौन कौन से आर्टिकल में चेंजेस होंगे। ठीक है, आगे और भी आर्टिकल आएंगे, है ना। तो आर्टिकल 1 का अगर सिर्फ आर्टिकल दिया तो आर्टिकल 1 में भी होगा, आर्टिकल 1 के सब क्लोज तो 1 एंड 2 दोनों में। ठीक है, अब मान लो इन्होंने बोला है कि कोई भी टेरिटरी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, वो थर्ड के अंदर आ जाएगी। देखो, जब आजाद हुआ था तो मैंने बताया था 565 देसी रियासतें थी।
और डिवाइड होते होते 552 बच गई। 552 में जो है कुछ को बोला था कि भाई आप, ज्यादातर तो शामिल ही हो गई थी, तीन गड़बड़ कर रही थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया था? वोटिंग कराई गई थी वहां पे कि आप कहाँ जाना चाहते हो, जनमत संग्रह कराया गया था वहां पे, तो उससे शामिल किया। हैदराबाद में सरदार पटेल जी ने, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया तो प्लीज वो सुन लेना, सरदार पटेल जी ने सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी क्योंकि रजाकार के शोषण से, हैदराबाद के निजाम की सेना के शोषण से लोग परेशान थे। जम्मू कश्मीर का आपको पता ही है, कबालियों ने क्या किया था, पहले तो जम्मू कश्मीर ऐसे ऐसे फ्री रहने वाला था, उसने बोला कि मैं तो इंडिपेंडेंट कंट्री रहूंगा। फिर पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं लगे, घुसने लगे, तो भारत से आगे शरण मांगी। भारत ने बोला ठीक है, अगर हम जीतते हैं तो तुम भारत संघ में शामिल हो जाना, ठीक है, सीधा सा फंडा है। तो इस तरह से क्या किया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एसआरसी के तहत क्या किया था, कमीशन के तहत या कमेटी के तहत संघ बना लिया था, भारत संघ में शामिल कर लिया था। जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोविजन दे दिए थे, ठीक है, और सिक्किम भी उनमें से एक था, ठीक है। तो सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था आजादी के समय पे भी। ऐसे तो इंडिया जो है सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा रहा है, नेपाल भी कभी पुराने से पुराने टाइम में पार्ट ही रहा होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान भी, भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले, ठीक है। तो सिक्किम ने बोला जब तिब्बत से खतरा हुआ, ठीक है, चाइना से तिब्बत को खतरा हुआ, तो सिक्किम ने भी वही महसूस किया, तो सिक्किम को अडॉप्ट किया गया, मतलब सिक्किम अपनी सहमति से क्या हुआ, भारत का हिस्सा बना, भारत संघ का हिस्सा बना, खुद उसने अपना विलय किया। तो ये हो गया टेरिटरी में एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्या था, गोवा पोर्टुगीज थे, दमन दादरा नगर हवेली पोर्टुगीज थे, तो बहुत सारे ऐसे वो थे टेरिटरीज जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने बाद में क्या किया है, एक्वायर किया है, ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो नॉट ऑक्यूपाई, एक्वायर किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब क्लोज थर्ड के अंडर, ठीक है। होप समझ आया होगा यहाँ तक, आगे चलते हैं। अब आइए आर्टिकल नंबर 2 पर। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, तो 1, नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी, एरिया ऑफ द स्टेट, एरिया ऑफ द यूनियन टेरिटरी, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू यूनियन टेरिटरी को उसमें ऐड किया जाएगा विद देयर नेम की कौन कौन सी होंगी, लेकिन वो किस आर्टिकल के अंदर उनको शामिल किया जाएगा, वो आर्टिकल 3 है, आगे बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। जो टेरिटरी एक्वायर की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसका नाम बेसिकली नेम पे, और उसका जो फीचर है, टाइप है कि स्टेट है या यूटी है, वो कौन डिफाइन करता है, आर्टिकल 1, ठीक है। आर्टिकल 2 पे आते हैं, स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। देखो सबसे पहले तो इसका मैं बता दूं, वो स्टेट जो भारत का कभी पार्ट ही नहीं है, मैंने जैसे सिक्किम का एग्जांपल ऊपर दिया, सिक्किम कभी भारत, इसीलिए मैंने सिक्किम उठाया, सिक्किम कभी भारत का पार्ट नहीं था, ठीक है, बनाया गया तो 50 के बाद बनाया है, 50 के बाद बहुत रूल चेंज हुए हमारे, ठीक है। तो स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, तो एक नया राज्य के तौर पर उसको, वो या फॉरेनर थे हमारे लिए, वो मतलब क्या था, फॉरेन स्टेट था। फॉर एग्जांपल मान लो नेपाल का कोई जिला भारत में आना है, वो टेरिटरी जो भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है, नहीं नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद की बात हो रही है, ठीक है। कभी नहीं था नेपाल, तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने से राजाओं का शासन चल रहा है, वो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था नेपाल, मतलब इंडिया कंट्री का पार्ट नहीं था, भारतीय उपमहाद्वीप का, सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो ऐसे तो जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये सारी कंट्री ऑलमोस्ट इंडिया का ही पार्ट थी, सब मतलब सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि हिंद महासागर है, ठीक है। तो उससे लगती हुई जितनी कंट्रीज उस जोन में आती है ना, बेसिकली वो सब मानी जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं, देखो फिर मान लो सिक्किम ने क्या किया, सिक्किम विदेशी वो था, हो गया एक तरह से बिल्कुल ही, ठीक है। तो अपने आप को एडमिट किया एज अ न्यू स्टेट, चले, ठीक है। गोवा में भी पोर्टुगीज थे, न्यू स्टेट एडमिट किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पावर टू एडमिट द न्यू स्टेट, वो स्टेट जो भारत का हिस्सा नहीं है। अब इसको कैसे समझते हैं, मान लो कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो क्या वो आर्टिकल 2 में आएगा, नहीं, क्योंकि पहले से आंध्र प्रदेश हमारा स्टेट था, एग्जिस्ट करता था, सिक्किम हमारा कभी कोई स्टेट नहीं था, कभी कोई यूटी नहीं थी, ठीक है। दूसरा, पावर टू स्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, स्टेब्लिश अ न्यू स्टेट मतलब जो स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता और भारत संघ का हिस्सा भी नहीं है,
ठीक है, हो सकता है ऐसा आगे जाके हो जाए, जरूरी नहीं कि भारतीय सीमा में ही आते हो, अभी तक नहीं है ऐसा, हो सकता है ऐसा हो जाए। तो एक नया स्टेट कैसे फॉर्म किया जाएगा जो भारत का पार्ट नहीं है। ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है याद रखना उसको शामिल करना, एडमिट करना, और जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको बनाना। ठीक है, ये दोनों आते हैं किसके अंदर, ये दो टाइप है इसके आर्टिकल 2 के। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट याद रखना, मैं लिख देती हूँ। उन टेरिटरी की बात करते हैं जो कि क्या है, पार्ट ही नहीं है किसका, हमारी कंट्री का या इंडियन टेरिटरीज के अंदर नहीं आता, उन स्टेट को शामिल करने की बात करता है आर्टिकल 2। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 3 पे, फॉर्मेशन और चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्टेट एंड यूटी। आर्टिकल 2 क्या बात करता है कि बाहरी स्टेट को कैसे किया जाए, और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो स्टेट एग्जिस्ट करते हैं उनसे नए स्टेट या नई यूटीज बनाना, कि एग्जिस्टिंग स्टेट से, जैसे कि मान लो मद्रास से बना आंध्रा, तमिलनाडु, ठीक है, फिर आंध्रा से बना तेलंगाना, ठीक है, पंजाब से बना हिमाचल, हिमाचल पहले यूटी था, ठीक है, बाद में स्टेट बना, और पंजाब से ही बना क्या, हरियाणा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से क्या बनी, दो यूटी बनी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो ये सब किसके अंडर आएगा, आर्टिकल नंबर 3 में। तो दो कहता है क्या, विदेशी जो भारत का हिस्सा नहीं है उनको शामिल करना या उनको बनाना, और थर्ड कहता है जो भारत में एग्जिस्ट करते हैं उसमें चेंजेस करना बेसिकली। ठीक है, तो थर्ड सिंपल सी बात है। ठीक है, आर्टिकल 4, ठीक है। अच्छा देखो, थर्ड में मैंने लिखा है कुछ स्पेशलिटीज बताई हैं, जैसे कि मैंने ऊपर यूएस का जिक्र किया था कि फेडरेशन क्या है। देखो, डिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रक्टेबल क्या होता है कि स्टेट डिस्ट्रक्ट हो सकता है, मतलब एक स्टेट को तोड़ के क्या बना दिया, दो, लेकिन जो यूनियन क्या है वो इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि यूनियन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, जबकि फेडरेशन में इसके क्या है, अपोजिट है। ठीक है, फेडरेशन फेडरेशन में क्या है, यूनियन भी इनडिस्ट्रक्टेबल है और स्टेट भी इनडिस्ट्रक्टेबल है। ठीक है, स्टेट की मर्जी चलेगी। आ रही है बात समझ में। तो इंडियन नेचर, इंडियन जो यूनियन का नेचर है वो कैसा है कि डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है बट यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, होप यहां तक समझ आया होगा। आर्टिकल 4 पे आते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 368 विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दिस आर्टिकल। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझने के लिए आपको आर्टिकल 368 को थोड़ा सा समझाते हैं, बाकी जब आर्टिकल 368 पे आएंगे तो उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे और ज्यादा। आर्टिकल 368 का मतलब है अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन को एक मेजोरिटी के साथ में अमेंड करना। ठीक है, अब उस मेजोरिटी का क्राइटेरिया क्या है, तो उस मेजोरिटी का क्राइटेरिया ये है कि दोनों हाउस यानी लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों के जो 2/3 वोटिंग है, ठीक है, जब उससे कोई भी बिल पास होता है तो ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो पाता है, अदरवाइज नहीं। और 2/3 वोटिंग लेना बहुत टास्किंग हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एप्लीकेबल क्यों नहीं है भाई, देखो, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया यूनियन टेरिटरी में बांटा गया उसको, तो आप बताओ कि क्या मतलब 368 आर्टिकल में उसकी परमिशन मिल पाती कभी, क्योंकि राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव भी थे वहां स्टेट से, है ना, वो उसमें पंगा अड़ाते, है ना। लोकसभा में तो चलो सरकार इनकी थी, पास हो जाता, ठीक है, और हो सकता है 2/3, क्योंकि इनके पास वोट बहुत सारी थी, 2/3 के आसपास ही वोट रहती है, फर्स्ट इलेक्शन में तो और ज्यादा थी इनके पास में, बीजेपी वालों के पास में, एनडी के पास में, तो हो भी जाता, लेकिन राज्यसभा में मामला अटक जाता। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चुनता है, इनडायरेक्टली हम, डायरेक्टली हमारे एमएलए, ठीक है, नॉमिनेट होके जाते हैं, बेसिकली उसका प्रोसेस है शेड्यूल 4 में। ठीक है, वो आगे जब हम आएंगे राज्यसभा वाले आर्टिकल पे तब मैं बताऊंगी आपको। तो अब क्या होगा कि कहा गया कि ये वाला जो आर्टिकल है ये इन पे क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि अगर आप आर्टिकल 1, 2 और 3 में कोई भी चेंज करते हो तो 368 के अंडर अमेंड करने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब समझो, साधारण बहुमत, ठीक है,
एक नॉमिनल सा क्या वोटिंग, ठीक है। वोटिंग के जरिए भी क्या है ये बिल पास हो जाता है और सरकार इस पे क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है, चेंज करती है। तेलंगाना बनाया है ना, तेलंगाना से पहले छत्तीसगढ़ बनाया, एमपी से अलग होके छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बनाया, आपका बिहार से अलग होके उत्तराखंड से देहरादून, उत्तराखंड सॉरी यूपी से अलग होके, पहले उत्तरांचल था, 2006 में उसका चेंज करके नाम उत्तराखंड किया गया। तो इस तरह से जो स्टेट वगैरह बने, तो इसमें क्या है कि अब इसका प्रोसेस देखो अब क्या है कि राष्ट्रपति जो है ना एक ऑर्डिनेंस भेज तो देता है किसके पास में, स्टेट के पास में। अब स्टेट उस पर सहमति जताए या ना जताए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो एक राय के पर्पज से भाई हाँ हम आपके स्टेट को क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं या यूटी में बनाने जा रहे हैं। अब आप चाहे खुश हो चाहे ना खुश हो, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पावर किसके हाथ में, सेंटर। और साधारण बहुमत से क्या हो जाता है, ये अमेंडमेंट हो जाता है इन तीनों आर्टिकल्स के अंदर। तीनों, दूसरा तो आता ही नहीं है क्योंकि दूसरा तो फॉरेन है, ठीक है। अब फॉरेन जो है, फॉरेन के बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। अब मैंने क्योंकि लिखा एक्सेप्शन, देखो यहाँ पे हमने देखा कि फॉरेन स्टेट हम एडमिट कर सकते हैं या एक नया स्टेट हम फॉर्म कर सकते हैं, आर्टिकल 2 में बताया था। अब यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन क्या बताया है, सीडेड टेरिटरीज टू फॉरेन स्टेट। इसका मतलब हो गया कि क्या हम प्रियम्बल में भी पढ़ा था ना हमने बेरूबारी उसके बारे में, मुकदमे के बारे में, ठीक है, केस के बारे में। सीडेड टेरिटरीज टू फॉरेन स्टेट मतलब क्या हम विदेशी राज्यों को अपनी सीमा में से कुछ हिस्सा दे सकते हैं। अब इसको आर्टिकल 4 का एक्सेप्शन माना, क्योंकि आर्टिकल 4 क्या कहता है, 368, और 368 आर्टिकल 4 क्या कहता है, 368 इस पे एप्लीकेबल नहीं है पार्ट 1 पे पूरे पे, ठीक है। अब इसको एक्सेप्शन क्यों माना कि भाई ठीक है, अगर आप अपने आंतरिक मामलों में कुछ घटा रहे हो या कुछ बढ़ा रहे हो दैट इज ओके, लेकिन अगर आप विदेशी कंट्रीज को अपना कोई भी भाग देते हो तो उसके लिए आपको 368 के अंडर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए आपको क्या चाहिएगी, भारी मेजोरिटी चाहिए, है ना। यानी कि अगर आर्टिकल 1 और 3 मतलब जो कुछ भी है इसके तहत कोई भी चेंज हो रहा है, ठीक है, या 2 के तहत भी कोई चेंज हो रहा है तो 368 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर से सुनना, लेकिन अगर आप विदेशों को अपना कुछ हिस्सा देते हैं, मान लो सिक्किम लिया, अभी 100वां अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, तो हमारा और बांग्लादेश का कुछ डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट, जो कि तब से था जब बांग्लादेश क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। तब से डिस्प्यूट था ब्लॉक का, इनक्लेव्स का, है ना। उनका कुछ हिस्सा हमारे में था, हमारा कुछ हिस्सा उनके में था, क्योंकि बंगाल कहाँ से, बंगाल से अलग हुआ है वेस्ट बंगाल, आपको वो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल बचा है सिर्फ हमारे पास, बाकी सब किस में चला गया है, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान और अब बांग्लादेश, ठीक है। तो कुछ ब्लॉक का हमारा जो है डिस्प्यूट है आजादी के टाइम से, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान के साथ था पहले, और 1971 में वो क्या बन चुका है, बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश से हमारे 4 राज्यों की सीमा मिलती है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और शायद मिजोरम, ठीक है। इन 4 जो स्टेट है इनकी क्या मिलती है, बॉर्डर मिलता है। इसी को लेके कुछ क्या क्या, और वेस्ट बंगाल भी है, सॉरी, ठीक है, वेस्ट बंगाल तो डेफिनेटली है क्योंकि उसी से अलग हुआ है। तो इन्हीं के जो ब्लॉक हैं और इनक्लेव हैं उनको लेके ये डिस्प्यूट चला रहा था लंबा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है इसको रिजॉल्व करते हैं, उस टाइम पे टेम्परेरी तौर पे कुछ ब्लॉक उनको दे दिए। अब इसमें क्या है, बेरूबारी केस, बेरूबारी यूनियन केस, इसको पढ़िए, ठीक है। ये केस चल गया 1958 में, ठीक इस केस से 2 साल पहले नेहरू नून एग्रीमेंट साइन हुआ था। बेसिकली उस टाइम जो पीएम थे उनके नाम पे था, इंडिया एंड पाकिस्तान के, ठीक है, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश क्या था, पाकिस्तान था, ठीक है, इनके नाम पे था। तो नेहरू नून एग्रीमेंट की अगर बात करते हैं हम, इस एग्रीमेंट में कुछ ब्लॉक के बारे में बात की गई, आइडेंटिफाई नहीं किया गया, ठीक है जो तुम्हारे हैं तुम ले लेना, हमारे हम ले लेंगे। तो कहने का मतलब अब क्या था, हम सीड करने वाले थे कुछ ना कुछ, उनको देने वाले थे, ठीक है, ये साइन हो गया। अब
क्योंकि ये इससे किससे जाने थे, वेस्ट बंगाल से, है ना। ये इससे किससे जाने थे, वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल की जो सरकार थी उस टाइम पे क्या थी, राजी नहीं थी, है ना। और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि राज्य सरकार राजी हो या ना हो, सेंटर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। लेकिन अब बात थी फॉरेन में सीड कराने की, फॉरेन को देने की। भाई इंटरनल मैटर की तो बात ही नहीं है, अब बाहर हम किसी को ब्लॉक देने जा रहे हैं। तो इस पे केस चल गया, बेरूबारी यूनियन केस। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास में मुद्दा पहुंचा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, स्टेट इस बात से सहमत नहीं है, ये वो। तो प्रेसिडेंट ने रिव्यू के लिए, ठीक है, रिव्यू के लिए इसको किसको ट्रांसफर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो बेरोबारी यूनियन केस में क्या हुआ, एक जजमेंट आया कि जब आप अपने इंटरनल मैटर्स में, यानी जो आपकी आंतरिक सीमाएं हैं, आपकी जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं, तब 368 क्या है, एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप सीड करने जा रहे हैं बाहरी किसी देश को, इंडिया का कोई पार्ट, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, आर्टिकल 368 के अंदर ही पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 368 के अंदर ही अमेंडमेंट करेंगे। होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो उसी दौरान देखो 1958 के आसपास ही 58 में ही 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जिसमें बोला गया था कि ये पार्ट उनको दे देंगे, ये कुछ उसको दे देंगे। हालांकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और इस पे बात चलती रही। ठीक है, आगे बात चलते चलते फिर जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके सामने भी, और उससे पहले 1974 में जब बांग्लादेश फॉर्म हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अब क्या बन चुका है, बांग्लादेश बन चुका है, तभी बोला कि ठीक है आप अपने अपने ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लो। लेकिन वो क्या है, उनपे कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रही, और वो जाके कब तक फाइनलाइज हुए, सन 2011 तक। ठीक है, 2011 तक उनको फाइनलाइज किया गया, और 2015 में उस पर अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि हम सीड करा रहे हैं, याद रखना, फॉरेन कंट्रीज को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आएगा, यानी कि आर्टिकल 368 के अंदर आएगा। विदेशों को अगर हम कोई भी भाग देते हैं तो, और इंडिया में कुछ भी करते हैं तो वो 368 के अंदर नहीं आएगा। तो 100वां अमेंडमेंट हुआ, जिसमें 111 जो एनक्लेव थे वो बांग्लादेश को दिए गए, और 51 या 52 शायद, प्लीज चेक इट वंस, 51 या 52 जो एनक्लेव या ब्लॉक्स थे वो किसके पास आए, इंडिया के पास आए। ठीक है, उसका कल्चरल कुछ जो क्राइटेरिया था उस हिसाब से उसको इंडिया में शामिल किया गया। तो ये थे आपके आर्टिकल चारों के चारों। चलो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 1, नेम ऑफ द टेरिटरी एंड यूनियन टेरिटरी एंड नेम ऑफ द यूनियन एंड द नेचर ऑफ द यूनियन, or nature of the polity. Article 2, establishment of new state which are not part of the India. ठीक है, making a new state or admitting a new state. ठीक है, admitting a state from outside of the country. Article 3 क्या कहता है, formation or changes, ठीक है, in existing state or in existing UTs. आर्टिकल 4 क्या कहता है, 368 will not be applicable on the, जो पूरा पार्ट है इस पे। ठीक है, मतलब सीमाएं बढ़ाने घटाने में एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल इसका एक्सेप्शन हुआ बेरूबारी यूनियन 1960 के बाद में, कि अगर आप बाहरी क्षेत्रों को कोई भी हिस्सा देते हैं, बांग्लादेश का उदाहरण है यहाँ पे, पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो यू हैव टू अमेंड, आपको जो बदलाव करना है वो कौन से आर्टिकल के अंदर करना पड़ेगा, 368 के अंदर। तो जो याद रखना, 368 की का जो क्राइटेरिया है वोटिंग का, बिल पास करने का, वो 2/3 वोटिंग है, दोनों हाउस से, लोअर हाउस से भी और अपर हाउस से भी। जबकि जो नॉर्मल मेजोरिटी कितनी मानी जाती है, 50% मानते हैं। ठीक है, नॉर्मल मत से जब पास करते हैं किसी भी बिल को, वो ऑलमोस्ट 50% होता है ना। तो इस तरह से ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, और पार्ट फर्स्ट था, जो कि क्योंकि अब हम चलेंगे क्या, आर्टिकल वाइज चलेंगे, इसके साथ साथ इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या कहता है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि किस तरह से हमारे जो स्टेट है वो फॉर्म हुए, ठीक है, आजादी से, और हमारे अभी तक किस तरह से नए नए स्टेट फॉर्म हुए, कैसे कौन कौन सी कमेटी बनी, ठीक है, कौन कौन से बिल आए, क्या हुआ, वो सारी की सारी चीजें अब हम इसमें जान लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
रिवोल्यूशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। देखो 1947 में देश आजाद हुआ, 565 देशी रियासतें, ठीक है। डिवीजन के बाद 552 में से ऑलमोस्ट 549 ने इमर्ज कर लिया था, ठीक है, इंडिया के साथ में। मतलब ये उस टाइम की बात है जब जो आजाद रहना चाह रही थी आजाद हो गई थी, और जो पाकिस्तान में जाना चाह रही थी पाकिस्तान में चली गई। सिक्किम में उनमें से एक था आजाद रहने वालों में से, बाद में हमने मर्ज किया है, ठीक है। मतलब हमने नहीं किया, अपनी इच्छा से हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या चॉइस दी थी प्राइंसली स्टेट्स को, भाई भारत में जाना है जाओ, पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाओ, और आजाद रहना है, सॉवरेन रहना है सॉवरेन रहो, ठीक है। तो 552 बची। 552 में से क्या हुआ, 549 इंडिया के साथ एमर्ज हो चुकी थी। मतलब आसानी से अपनी सहमति से उन्होंने क्या किया था, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तीन जो यूटीज थी, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इनको बाद में शामिल किया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में तो कबायली घुसाए थे पाकिस्तानी, तो वो आजाद रहना चाहते थे, तो भारतीय सरकार से मदद मांगी। पटेल जी ने एसआरसी का फॉर्म सामने रख दिया, ठीक है, आप इस पर साइन कर दो, आप भारत संघ में शामिल हो जाना अगर हम जीतते हैं तो, ठीक है। वो कुछ कंडीशन के साथ हुआ था, हालांकि हैदराबाद में निजाम की सेना ने लोगों को परेशान रखा हुआ था करके, रजाकार ने हैदराबाद में भारतीय सेना भेजी गई, तब हैदराबाद को भारत में मिलाया गया, निजाम भाग गया, ठीक है। और जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया था, वोटिंग कराई गई थी, उसके तहत भारत में वो शामिल हुआ था, ठीक है। तो 50s तक आते आते जो क्राइटेरिया था टेरिटरीज का, वो चार पार्ट में डिवाइड थी भाई, ठीक है। A9, B9, C10 और D1 सिर्फ, ठीक है। चार ग्रुप में इनको डिवाइड किया हुआ था। 9 A ग्रुप में थी, 9 B ग्रुप में थी, 10 C ग्रुप में थी, ठीक है। ये ज्यादातर प्राइंसली स्टेट थे, और D1 ही था, अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह, ठीक है। तो ये था 1950 में जो टेरिटरीज थी इंडिया की, उनका क्राइटेरिया। अब क्या हुआ कि देश में कुछ है ना डिमांड्स उठ रही थी, ठीक है। कैसी डिमांड्स उठ रही थी वो मैं आपको बताऊं कि लैंग्विस्टिक ग्राउंड पे ना अलग स्टेट बनाने की बात की जा रही थी, जैसे कि साउथ में भी हुआ है ना। साउथ में मद्रास से आंध्र प्रदेश अलग होना, तेलंगाना तमिलनाडु फॉर्म होना, ठीक है। तेलुगु भाषियों ने आंध्र प्रदेश की मांग की, फिर बाद में आंध्र प्रदेश से भी अलग हो गया था 2014 में ना तेलंगाना, तेलुगु भाषी क्षेत्र, ठीक है। इन सब ग्राउंड पे क्या हुआ, डिवीजन हुआ भाषाई आधार पे। लेकिन क्या लैंग्विस्टिक बेसिस पे, सिर्फ लैंग्विस्टिक बेसिस पे, नो डाउट कि लैंग्वेज क्राइटेरिया हो सकती है एक सेपरेट स्टेट के फॉर्मेशन का, सिर्फ स्टेट फॉर्मेशन उचित था, इसके लिए कमेटी बिठाई गई। आजादी से ही मांग हो रही थी, तो जो कमेटी बैठी, सबसे पहले तो आया धर कमीशन, एस के धर थे, ठीक है, जो इस कमेटी को लीड कर रहे थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, जून 1948 में इस कमीशन को अपॉइंट किया गया, ये देखने के लिए कि क्या लैंग्वेज के ग्राउंड पे नए स्टेट का फॉर्मेशन ठीक है, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े स्टेट थे और लैंग्वेज के आधार पे डिमांड कर रहे थे अलग अलग करने की। तो धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सबमिट कर दी। दिसंबर 1948 में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो इन्होंने बोला कि ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट इज नॉट फिजिबल, ठीक है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है, कुछ क्राइटेरिया और होना चाहिए। इसी को क्रॉस चेक करने के लिए, इसी को दोबारा से रिव्यू करने के लिए बाद में दिसंबर में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तुरंत एक कमेटी और बनाई गई जिसको बोला गया जेवीपी कमेटी, ठीक है। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो ये तीन नाम थे, उनके नामों पे ही इसका याद रखना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। नाम चेंज करके पूछ लेगा, इन दोनों के तो नहीं, शायद तीसरा चेंज कर ले, है ना।
तो दिसंबर में इसका फॉर्मेशन हुआ, दिसंबर में इसको क्या किया गया, बनाया गया। इसको भी यही बोला कि लैंग्वेज के आधार पे अगर स्टेट बनाया जाए तो कैसा रहेगा। इन्होंने भी अपनी जो रिपोर्ट है वो अप्रैल 1949 तक, ठीक है, सौंप दी। और उसमें भी ये बोला कि सिर्फ लैंग्वेज के ग्राउंड पर क्या फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर धीरे धीरे बात चलती रही। उसी बीच में 1953 में क्या हुआ, बोलते रहे कमेटी बिठाएंगे, पहले मना कर दी नहीं होगा नहीं होगा। आंध्र प्रदेश मद्रास से निकला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मद्रास को अलग करके, ठीक है। तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं ना, मद्रासी लोग बोला जाता है जिनको। सेपरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, श्री रामल्लू पोट्टी नाम था उनका, ठीक है। तो श्री पोट्टी रामल्लू था शायद, सॉरी, श्री पोट्टी रामल्लू नाम था उनका। 56 दिनों की हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी हो गई डेथ, ठीक है। तो नए स्टेट की मांग कर रहे थे वो। 56 डेज की जो हंगर स्ट्राइक थी उस पे क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। अब इस कारण सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनकी बात को मानना पड़ा और मद्रास से क्या अलग हुआ 1953 में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज, है ना, तेलुगु भाषीय क्षेत्र बनाइए। हालांकि इसका बाद में भी डिवीजन हो गया, इतने से भी सेटिस्फाई नहीं थे वो लोग, क्योंकि इसमें हैदराबाद को भी थोड़ा सा शामिल किया गया था। हैदराबाद में उस समय था क्या, थोड़े सा कन्नड़ भाषा वाले लोग भी थे, बाद में उनको कर्नाटक में भेज दिया गया, ठीक है। तो बाद में हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, हैदराबाद अब किसकी राजधानी है, तेलंगाना की, तेलंगाना पे आएंगे। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, नई राजधानी बनी है, पहले आंध्र की राजधानी थी ना हैदराबाद, अमरावती, ठीक है। तो चलते हैं। अब ऐसा हुआ, अब इसके बाद में जब इन्होंने इसको अलग तो कर दिया, लेकिन इनको आसार ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि देखो आप एक चीज, ईस्ट पाकिस्तान में बहुत कुछ दिखने लग गया था। जब भारत बना, मतलब सॉरी, भारत आजाद हुआ तभी पाकिस्तान बना, इधर वो ईस्ट हो या और वेस्ट हो, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तानी बांग्ला भाषी और वेस्ट पाकिस्तानी उर्दू, ठीक है। पंजाबी उर्दू जनरली, वैसे तो डॉक्यूमेंट्री लैंग्वेज उर्दू थी उनकी। अब एक एरिया डोमिनेंस किसका, उर्दू भाषी का। अब उर्दू भाषा वाले कैसे सिखाएंगे उनको उर्दू, बांग्ला वालों को, और वो क्यों छोड़े अपनी भाषा। तो इस विवाद को हमारा देश भी देख रहा था, क्योंकि भाई बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना हमारा ही हिस्सा था पहले, ठीक है। तो देखा कि जो हमसे अलग हुआ है उनका क्या रिजल्ट हो रहा है लैंग्वेज के आधार पे, और आइडिया लग गया था वेस्ट पाकिस्तान को भी, मतलब डिक्टेटरशिप खूब करनी चाहिए पर 71 से आगे रोक नहीं सके ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने से, ठीक है ना। तो लैंग्वेज के आधार पे विनाश हो सकता था। फिर हमारा विभाजन किसके आधार पे हुआ था, धर्म के आधार पे। तो लैंग्वेज को क्राइटेरिया मानना सिर्फ क्या था, गलत था। एक कमेटी बिठाई गई जिसको बोला गया, एक कमीशन बिठाया गया, फजल अली कमीशन, जिसके चेयरपर्सन कौन थे, फजल अली थे, ठीक है। ये कमीशन बैठा 1953 में, ठीक किसके फॉर्मेशन के बाद, आंध्र के फॉर्मेशन के बाद में। इन्होंने 4 रिकमेंडेशन दी कि ठीक है, लैंग्वेज विल बी द क्राइटेरिया, लैंग्वेज कैन बी द क्राइटेरिया ऑफ मेकिंग अ स्टेट, बट नॉट ओनली द लैंग्वेज कैन बी अ क्राइटेरिया टू मेकिंग अ स्टेट, ठीक है, फॉर मेकिंग अ स्टेट। सो देयर शुड बी मोर थिंग, है ना, उसमें इन्वॉल्व करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, देखते हैं आगे। प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। कंट्री के प्रिजर्वेशन और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखा जाए, है ना, ठीक है। और सबसे ज्यादा ध्यान में क्या रखा जाए, हमारी यूनिटी और सिक्योरिटी की, ठीक है। किस चीज की स्ट्रेंथनिंग और प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, यूनिटी और सिक्योरिटी की,
ठीक है, इनको ध्यान में रखा जाए कि हमारी एकता भंग ना हो और हमारी सिक्योरिटी खतरे में ना पड़े। ठीक है, लैंग्वेज के साथ साथ कल्चरल होमोजेनिटी भी होनी चाहिए। कल्चरल भी क्या होना चाहिए, होमोजेनस होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक है, नॉट जस्ट लैंग्वेज विल बी द सेम बट होमोजेनिटी भी होनी चाहिए, एक ग्राउंड जो लोग वहां के हैं उनमें आपस में। ठीक है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है, फॉर एग्जाम्पल एमपी की अगर बात करें, एमपी वॉज अ मतलब सबसे बड़ा स्टेट था, बिगेस्ट स्टेट एरिया वाइज इंडिया का। तो उसको क्या था, एडमिनिस्टर करना, टर्म यूज हुई है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान में रखा जाए, एडमिनिस्टर करना पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि ज्यादातर ट्राइब भी है एमपी में। छत्तीसगढ़ और अपने आप में कितना बड़ा स्टेट है, वो एमपी का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं तो फाइनेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, और फाइनेंस गया तो इकोनॉमी गई। ठीक है, तो इसको कंसिडर करके डिवीजन सॉरी फॉर्मेशन होना चाहिए नए स्टेट का। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड में तो फिजिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, हिल एरिया क्या है उत्तराखंड, बट नॉट जस्ट अ सिंगल फैक्टर कॉजेज मेकिंग अ या फॉर्मिंग अ स्टेट। बहुत सारे रीजन होने चाहिए, सिर्फ हिल स्टेशन होना, हिमाचल हिली है इसलिए हिमाचल प्रदेश बन गया, ये सही नहीं है, उत्तराखंड पहाड़ी है इसलिए। बहुत सारी जो चीजें हैं क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, और वो रिकमेंडेशन थी कि ये चीजें होनी चाहिए, और इन चीजों की वजह से किसी या तो यूनिटी को या देश की सिक्योरिटी को कोई खतरा महसूस नहीं होना चाहिए, फिर ही किसी नए स्टेट का क्या हो, फॉर्मेशन हो। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझ आया होगा। तो बिहार से झारखंड, भाई बिहार का खुद का डेवलपमेंट नहीं है, झारखंड तो और ही पिछड़ गया था। ठीक है, अब थोड़ा ग्रो शुरू किया है। उत्तराखंड में, जो आज उत्तराखंड है, यूपी इतना बड़ा स्टेट था कि उस सरकार का फोकस ही नहीं जाता था। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी तो पहाड़ी लोग बिल्कुल बेचारों के पास कुछ था ही नहीं, और पहाड़ में है क्या, अब तो फिर भी टूरिज्म वगैरह फिर भी डेवलप हो रहा है ना। तो मतलब उस डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं जाता था। झारखंड का भी यही हाल था, छत्तीसगढ़ का भी यही हाल था, है ना। तो बहुत सारे रीजन को कंसीडर करके सन 2000 में इनको अलग बनाया गया, वो हम पढ़ेंगे नए स्टेट का फॉर्मेशन में। अगला, ठीक है, और हाँ, तेलंगाना, आप बोलेंगे तेलंगाना को भाषाई आधार पर अलग किया गया है, तो नॉट जस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज, कल्चरल सिमिलैरिटी पहला रीजन, पहला ही है ना, दूसरा सॉरी बी। ठीक है, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी है, प्लस में ट्राइब्स है, तो डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाएगा। इकोनॉमी भी देखी, सोशल कंडीशन भी देखी, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा, उन सबको देख के ही उसको भी अलग किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ नेशन। मतलब क्या है कि प्लानिंग प्रमोशन मतलब जो लोगों का वेलफेयर है उसको कंसर्न करके स्टेट का भी और नेशन वाइज भी। ठीक है, ही क्या किया जाए, नए स्टेट को फॉर्म किया जाए, नए स्टेट को बनाया जाए। तो ये चारों ग्राउंड के बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखे, और 55 में अपनी रिपोर्ट क्या कर दी, सबमिट कर दी। वो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में एक एक्ट बना। ठीक है, और इस एक्ट बनने के बाद में 7th अमेंडमेंट भी हुआ था। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। बार बार बोलती हूँ ना, इसका नेतृत्व तो पटेल जी ने, इसका मैंने बहुत जिक्र किया है, बहुत बड़ा योगदान है पटेल जी का इसको इम्प्लीमेंट कराने में। ठीक है, तो ये बना, और इसके आधार पर दोबारा से स्टेट का क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, रीऑर्गेनाइज किए गए, और जो बनकर निकले वो क्या निकले, 14 स्टेट और 6 यूटी। कुछ यूटीज को क्या किया गया, मर्ज करके यूटी बनाया गया, कुछ स्टेट को यूटीज के साथ मर्ज कर दिया गया, कुछ स्टेट्स को जोड़ के बड़ा बना दिया गया। फॉर एग्जाम्पल आपका जो सौराष्ट्र वाला एरिया है
और बॉम्बे वाला एरिया है वो पूरा मिला के क्या बना दिया गया, बॉम्बे बना दिया था। बाद में हालांकि वो महाराष्ट्र और गुजरात में बढ़ जाएगा, लेकिन 56 में हमारे कितने स्टेट थे, 14 स्टेट 6 यूटीज। ठीक है, तो इस तरह से बनाया। अब यहाँ पे 29 स्टेट और यूटीज थे, 9 9 18 10 28 29, ठीक है, उनको इनमें कन्वर्ट कर दिया गया, 14 6 20, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये जो सी वाला था इसको तो कंप्लीटली खत्म ही कर दिया गया, ए बी वाले भी आपस में मिलाए गए, लेकिन सी वाले जो थे सारे किस में मिला दिए गए, ए बी में मिला दिए गए। मतलब जो जो 10 स्टेट इसके अंदर दिए गए थे वो 10 स्टेट आज एज ए स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते, किसी स्टेट का जिला जरूर हो सकते हैं, वो इनमें मिला के इनको क्या किया गया, बड़ा स्टेट। ये भी कुछ मिलाए गए, और अंडमान निकोबार तो आज भी यूटी है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के टाइम पे 14 स्टेट और 6 क्या थी, यूटीज थी। अब बात करते हैं चेंजेस इन नेम ऑफ द स्टेट एंड यूटीज। आपने देखा होगा पहले उड़ीसा का नाम था ओडिशा, ठीक है, ओडिशा आर आता था, ऐसे लिखते थे ओडिशा, अभी वो क्या कर दिया गया, ओडिशा कर दिया गया, ठीक है। लैंग्वेज में भी चेंज किया गया है उसकी। उत्तराखंड का नाम था 2006 में किया गया उत्तरांचल, अभी क्या है उत्तराखंड, ठीक है। लक्षद्वीप का नाम था लक्काद्वीप, अब क्या है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट के नाम, और सबसे पहला जो, हाँ देखो यूपीपीसीएस आ रहा है 17 तारीख को, सबसे पहला जो स्टेट था जिसका नाम चेंज हुआ वो था यूपी। यूनाइटेड प्रोविंसी का नाम चेंज कर, प्रोविंस का नाम चेंज करके कर दिया गया था उत्तर प्रदेश, पहला राज्य था, याद रखना। यूनाइटेड प्रोविंस नाम था पहले यूपी का, और बाद में उसको क्या किया गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्टेट वगैरह फॉर्मेशन होने का क्राइटेरिया और ये सारी चीजें जो थी ये है। होप आपको समझ आया होगा, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। थैंक यू।